हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आई एम श्योर आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया ईरान को रुपीस में पेमेंट करेगा ऑयल के लिए। वाई, क्यों, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे हो सकती है विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप खरीद सकते हैं studyIQ.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में प्राइमरीली हमारा फोकस होगा इन 3 प्रश्नों पर। इंडिया ईरान को रुपीस में क्यों पेमेंट करेगा, डॉलर या यूरो में हम क्यों पेमेंट नहीं कर रहे, यूरो में तो हम करते थे वो पेमेंट क्यों नहीं हो रही, ये एक चॉइस है या मजबूरी, ये भी डिस्कस करेंगे। और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा हम ये भी डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक रिसेंटली काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। द हिंदू में भी इस पर आर्टिकल आया था कि इंडिया ने एक पैक्ट साइन कर लिया है ईरान के साथ, जिसमें जो भी क्रूड ऑयल हम ईरान से खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसकी पेमेंट इंडियन रुपीज़ में होगी ना। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो पेमेंट होगी रुपीस में, ये उस तेल के लिए है जो इंडिया ईरान से खरीदेगा यूएस से सैंक्शंस की एग्जेम्पशन पाने के बाद। थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए, आपको पता है कि ईरान से इंडिया कई सालों से तेल खरीदता आया था, और ईरान और यूएसए के बीच में एक इशू ये था कि ईरान बहुत ही तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था। यूएसए को ये बात पसंद नहीं थी। तो इस बात को सॉल्व करने के लिए जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, यूएसए ने ईरान के साथ एक डील करी जिसको हम कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। उस डील में यह था कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करना बंद करेगा, उसके बदले में यूएसए ईरान पर जो पुराने सैंक्शंस लगा रखे थे काफ़ी टाइम पहले के, 2010 के आसपास के, वो सैंक्शंस हटा देगा। ये डील ओबामा के टाइम में साइन हुई। फिर ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उनको ये डील पसंद नहीं आई। उनको लगा कि ये डील यूएसए के अगेंस्ट है, इजराइल के अगेंस्ट है। तो उन्होंने यूएसए को ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया, और ये भी कहा कि सिंस ईरान आज भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो हम ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे फिर से। अब यूएसए का जो ये डिसीजन था, इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज के लिए बहुत खराब था, क्योंकि इंडिया, चाइना बहुत बड़े इंपोर्टर हैं ईरानियन ऑयल के। तो यूएसए ने जब फिर से कार्सा एक्ट के अंडर ये इन्होंने एक एक्ट बनाया जिससे 3 कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाए, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान। तीनों कंट्रीज यूएसए के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही थी, तो तीनों को यहाँ पे पनिशमेंट दी। यहाँ पर यह कहा कि इन कंट्रीज से कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। और यूएसए ने डेडलाइन दी पूरी दुनिया को कि 5 नवंबर के बाद से अगर आपने इन कंट्रीज के साथ कोई डील करी तो आप पर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। नाउ सिंस इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ईरानियन ऑयल पर, तो इंडिया, चाइना, वेरियस और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यूएसए को रिक्वेस्ट करी कि जो ये 5 नवंबर की डेडलाइन है इसको एक्सटेंड कर दें, क्योंकि इतना जल्दी वो अपना जो सोर्स है इंपोर्ट का वो चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद इंडिया, चाइना और काफ़ी सारी और कंट्रीज़ को एग्जेम्पशन मिली। मतलब कि पहले जो डेडलाइन थी कि 5 नवंबर के बाद आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, ये एक्सटेंड करके इसको मार्च तक कर दिया गया। ठीक है, तो अभी के लिए जो डेडलाइन है वो है मार्च तक इंडिया ईरान से तेल खरीद सकता है, मगर उसमें भी मैक्सिमम इंपोर्ट जो इंडिया को अलाउड है वो है 3 लाख बैरल अ डे ऑफ क्रूड ऑयल। इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया की पहले जो परचेज होती थी उससे ये कितना कम है, तो इंडिया पहले पर डे 5,60,000 बैरल्स इंपोर्ट करता था। उसके मुकाबले में अब सिर्फ 3 लाख बैरल्स इंपोर्ट कर रहा है ईरान से पर डे। अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये थी कि यूएसए ने छूट, मतलब कि एग्जामिशन तो इंडिया को दे दी कि ठीक है आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं 5 नवंबर के बाद भी, बस मार्च तक इसको रोक देना। मगर इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर तब भी थी कि जो ऑयल हम खरीद रहे हैं अभी नवंबर और मार्च के बीच में, इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि यूएसए ने यूएस डॉलर से जो भी पेमेंट होती है ईरान को, ये ब्लॉक कर रखी है। तो इसकी वजह से इंडिया को कोई ना कोई और तरीका ढूंढना था ईरान को पेमेंट करने का। इससे पहले देखो, इंडिया काफ़ी बार, जब 2010 के आसपास या उससे पहले भी ईरान पर सैंक्शंस लगे थे, तो इंडिया ने काफ़ी बार गोल्ड, व्हीट और भी कमोडिटीज़ जो होती है उससे पेमेंट कर रखी है ईरान को। उसके बाद एक ऐसा भी दौर आया जब इंडिया ने यूरो से पेमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी। मतलब कि पहले इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रुपी से यूरो खरीदती थी, फिर उस यूरो को ईरान को पे करते थे हम, और उस यूरो से हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते थे। मगर इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि यूएसए ने आज के टाइम में बहुत ही कनिंग तरीके से, बहुत ही चालाकी से जो यूरो की पेमेंट थी ईरान को, वो भी ब्लॉक कर दिया। मतलब कि आज के टाइम में यूरो से भी ईरान को पेमेंट करना नामुमकिन है। ये कैसे है? देखो, यूरोप में ना बहुत सारे चैनल्स थे, मतलब कि पेमेंट फैसिलिटेटर्स थे। जो यूरो की पेमेंट होती थी, जो इंडिया करता था ईरान को, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं थी। वहाँ पर क्या है, बहुत सारी
एजेंसीज थी, बहुत सारी कंपनीज थी, उनका काम ये था कि बाकी कंट्रीज से वो उनकी करेंसी लेती थी और जिस कंट्री को यूरो में पेमेंट करनी है उनको वो करना स्टार्ट कर देते थे। अब यूएसए ने अपना जो सैंक्शंस की लिस्ट निकाली है वहां पर यूरोपियन चैनल को भी मेंशन किया और इनको भी धमकी दी है कि अगर आप किसी कंट्री की हेल्प करते हो कि वो ईरान को पेमेंट करे यूरो में, तो हम आप पर भी सैंक्शंस लगा देंगे। मतलब कि इन पे लगाएंगे तो ऑफ कोर्स उस कंट्री की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट होगा। और यूएसए ने धमकी दी थी कि लास्ट जो पेमेंट यूरोपियन चैनल से हो सकती है ये नवंबर तक हो पाएगी, नवंबर तक यूरोपियन चैनल्स भी बंद हो जाएंगे। तो आज के टाइम में जो इंडिया पेमेंट कर रहा है ईरान को, वो आप कह सकते हैं कुछ हद तक मजबूरी भी है, क्योंकि यूरो से हम पेमेंट कर नहीं सकते। अगर यूरो की ऑप्शन हमारे पास होती तो आज के टाइम में बिल्कुल हम यूरो से पेमेंट कर रहे होते। ईरान भी प्रेफर करता कि उनको यूरो से पेमेंट मिले। क्यों? क्योंकि देखो, यूरो एक बहुत ही बड़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी है। रुपी को अभी तक ये मुकाम हासिल नहीं है। दुनिया की जो मेजर करेंसीज है उनको कंट्रीज अपने सेंट्रल बैंक में रखना पसंद करती है एज रिजर्व करेंसी। आप सोच कर देखें, आज के टाइम में पाकिस्तान यूएसए से इतना नाराज है, वो सी पैक कर रहे हैं चाइना के साथ, बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मगर तब भी उन्होंने अपने रिजर्व में आज भी क्या रखे हुए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएसडी। उन्होंने आज भी चाइनीज युआन को अपने रिजर्व में भरना स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया विश्वास करती है डॉलर पर, उसका एक स्टेटस है। तो डॉलर के बाद अगर सेकंड नंबर पे आप देखें तो सबसे पावरफुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंसी है यूरो। तो ऑब्वियस ही बात है, ईरान भी प्रेफर करेगा कि ठीक है, डॉलर नहीं सही, हमारे पास यूरो आ जाएंगे, वो हम अपनी फॉरेन रिजर्व में रख सकते हैं। उससे आने वाले टाइम में हम अपने सेंट्रल बैंक को स्ट्रांग करेंगे और उससे ईरान की जो करेंसी है जो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट हो रही है उसको भी वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो आज के टाइम में ईरान जो रुपी एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा ये रुपी के लिए बहुत बड़ी जीत है या इंडिया के लिए कोई कूटनीतिक जीत है। ये मजबूरी है आज के टाइम में, क्योंकि डॉलर ब्लॉक्ड है, यूरो ब्लॉक्ड है, तो रुपी ही बचता है यहाँ पे और रुपी से इंडिया पेमेंट करेगा ईरान को। अब इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्यों? देखो, पहली बात तो ईरान रुपी को अपने रिजर्व में रखने वाला है नहीं, कुछ को रख सकता है, मगर ऑल टुगेदर रुपी अभी एक इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी बनी नहीं है, स्टेबिलिटी इतनी है नहीं, काफ़ी बार गिर भी जाती है, इसकी वैल्यू भी काफ़ी हद तक गिरी है। वेराज आप डॉलर को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता आया है ओवर द ईयर्स। तो रुपी को अभी के लिए रिजर्व में रखना मुझे लगता नहीं है ईरान ऐसा करना पसंद करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ईरान क्या करेगा, जो भी रुपीस इंडिया पे करेगा ईरान को तेल के लिए मार्च तक, जब तक जो सेकंड डेडलाइन है वो खत्म नहीं होती, तब तक ईरान क्या कर सकता है कि इंडिया से इक्विपमेंट खरीद सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनके प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, ये सब चीज़ें हमारे रुपए से वो इंडिया से खरीद सकते हैं, जो अच्छी बात है, जिससे इंडियन कंपनीज को बिजनेस मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा और रोज़गार पैदा होगा और ऑल टुगेदर हमारी करेंसी घूम फिर के हमारी कंट्री में ही आ रही होगी। हाँ, उसके बदले में हम गुड्स ईरान को प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ऑल टुगेदर इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्या ये हमेशा के लिए चलता रहेगा? नहीं। आज के टाइम में देखो, यूरोप प्लान कर रहा है कि अलग से एक पेमेंट चैनल बना ले जो सिर्फ ईरान के लिए पेमेंट करने के लिए हो। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे इटली है, ग्रीस है, जो चाहती है कि वो ईरान से ऑयल खरीदें, मगर वो यूएस के सैंक्शंस के डर से रुके हुए हैं। तो जर्मनी और फ्रांस ने अनाउंस कर दिया है कि वो दोनों मिलके एक पेमेंट चैनल बनाएंगे जो कहीं से भी अमेरिका से कनेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि अभी के लिए देखो, जो प्रेजेंट पेमेंट चैनल यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपनीज हैं, वो यूएस के सैंक्शन से डरती क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस है वो यूएसए से भी लिंक्ड है, तो वो चाहते नहीं है कि वो बिजनेस खराब हो। ठीक है, पहली बात ये समझ लो। तो ये दोनों जो देश है, फ्रांस और जर्मनी, ये एक ऐसा चैनल, एक ऐसा यहाँ पे एक मैं कहूँगा एजेंसी या कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका यूएसए की इकोनॉमी से कोई रिलेशन ना हो, उसको सैंक्शन का कोई डर ना हो, और उसके ज़रिए इंडिया, चाइना, इटली, वेरियस कंट्रीज़ ईरान जैसे कंट्रीज़ को पेमेंट कर सकती हैं यूरो की मदद से। और ऑफ कोर्स ईरान भी ये पसंद करेगा, क्योंकि यूरो की आज के टाइम में ज़रा वैल्यू है और एक रिजर्व करेंसी के रूप में भी वो रुपी से ज़रा स्ट्रांग है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चलने वाला है। जैसे ही यूरोप का चैनल तैयार हो जाएगा, जो आई थिंक 2019 तक आराम से तैयार हो जाएगा, तो 2019 के बाद ईरान को पेमेंट फिर से यूरो से शुरू हो सकती है। और ये भी देखने को मिल सकता है कि इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज मार्च के बाद भी ईरान से ऑयल खरीदती रहें, बस वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो यूरोप के इस चैनल का इस्तेमाल करेंगे और यूरो से पेमेंट करते रहेंगे। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।